मतलब 19 और 21 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आजकल 19 और 21 से संबंधित जो विवाद है उसको आपको बढ़िया से करेंट के साथ जोड़ के वैल्यू एडिशन करके खूब विस्तार में एनालिसिस करना है। इसी का डिवोल्यूशन राज्य को करना था, स्थानीय निकाय को हस्तांतरण शक्तियों का, वित्त का, और फंक्शनरीज जो प्रशासनिक उसमें कर्मचारी होते हैं उनको नियुक्त करना, ये सब की शक्ति उसको देना था, वो नहीं दिया है, जिस कारण से बहुत इफेक्टिव वे में काम नहीं कर रहा है। आपको विश्लेषण करना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना है, सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न निर्णय आए हैं उस पर फोकस करना है, चाहे संघवाद हो या फिर मौलिक अधिकार हो, चाहे और भी कोई टॉपिक हो, सब में आपको करेंट अपडेट चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, विजन आईएएस का जो एक शानदार मटेरियल आता है वो वैल्यू एडेड मटेरियल, वो पॉलिटी का भी आ चुका है, हिंदी में अनुवाद हो चुका है, और जो इंग्लिश में क्वालिटी है ऑब्वियसली सेम क्वालिटी है, सेम ट्रांसलेशन है। तो इस वैल्यू एडेड मटेरियल का इस मेंस के लिए कैसे उपयोग करना है, साथ में वो बच्चे जो अगले साल मेंस लिखेंगे तो उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से यूज करें वैल्यू एडेड मटेरियल का। आपको पता है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल का बहुत बड़ाई करते हैं, तो आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़रा देखिए कि अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि पॉलिटी जो जीएस पेपर 2 का पार्ट है, हर साल 100-120 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 नंबर तो अब मिनिमम वेटेज है। आप अपनी पढ़ाई का बहुत बड़ा पार्ट पॉलिटी को डेडिकेट करते हो, क्योंकि हमेशा इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं। प्रीलिम्स में जम के पढ़ते हो आप, लेकिन मेंस में क्या होता है कि आपने बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है, बहुत सारे कंटेंट हैं, उसमें आप ये नहीं समझ पाते हो कि किस प्रकार से उसका यूज करें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, कहाँ वैल्यू एडिशन करें। उस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और वैल्यू एडेड मटेरियल का कैसे यूज करें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, पॉलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं अब पहले की तरह नहीं है कि ऊपर ऊपर सतही क्वेश्चन पूछ रहा है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे बहुत फोकस होता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न की मांग, तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। अब जरा इस मटेरियल का कैसे यूज किया जाए उसको समझिए। ये जो मटेरियल है पॉलिटी का वैल्यू एडेड मटेरियल, ये PYQ डेडिकेटेड मटेरियल है आपका। इसमें जो PYQ में बार बार पूछे गए हैं उस थीम को ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, साथ में जो करेंट अफेयर हाल में अपडेट हुआ है पिछले 2-3 सालों में, वो इस वैल्यू एडेड मटेरियल में डिटेल में रहता है। इसमें जो विशेषज्ञ हैं उनके सुझाव होते हैं। उसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे चीज़ बॉक्स में दिए रहते हैं जो आपको प्रभावी रिवीजन के लिए, इफेक्टिव रिवीजन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये आपके लिए कुछ प्रस्तावना लिखी गई है जो आपको इसमें पढ़ना होता है। जब आप ये मटेरियल यूज कीजिएगा तो एक बार इसको पढ़ लेंगे। यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का सिलेबस दिया। मैं तो हमेशा यूपीएससी के नोटिफिकेशन के सिलेबस पे फोकस करता हूँ। नोटिफिकेशन में जो सिलेबस आया है उस पर बल देना है। हर कोचिंग अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करता है, उसको अलग अलग टॉपिक्स में तोड़ता है, लेकिन आपके पास यूपीएससी नोटिफिकेशन के सिलेबस हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सिलेबस में लिखा है, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ये बुनियादी संरचना इसी में लिखा हुआ है, संशोधन यहीं पे है। तो बुनियादी संरचना और संशोधन मिला के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं, आप पूरा जो पढ़ लेंगे सिलेबस पॉलिटी का, कहीं भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट, वो लिखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय संविधान की विशेषता में फंडामेंटल राइट आ जाता है, DPSP आ जाता है, इसी विशेषता में फंडामेंटल ड्यूटी आ जाता है। ये सब विशेषताएं हैं संविधान की। तो फंडामेंटल राइट पे आपका बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आप
ऑब्वियसली इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे सिलेबस अपने हाथ से। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि PYQ से कैसे देखना है। तो जरा देखिए, संघ और राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व संघीय ढांचे से संबंधित विषय, मतलब, और यहीं पे चूंकि भारत में त्रिस्तरीय संघवाद है, तो लास्ट में कौन सा है, लोकल बॉडी, यहाँ स्टेट, यहाँ सेंटर, तो त्रिस्तरीय संघवाद में तीसरा स्तर है। संघ और राज्य की बात कर दिया, अब स्थानीय स्तर की शक्ति और वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियाँ। ये लाइन फिर से पढ़ें, ये संघीय ढांचे से संबंधित विषय और एवं चुनौतियाँ, और नीचे स्थानीय स्तर पर शक्तियों, वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, साफ साफ लिखा हुआ है। जब PYQ हम देखेंगे तो इस सिलेबस को देखेंगे कि भाई मेंस कितना आसान है, जो सिलेबस में लिखा है वही पूछ रहा है, कोई बाहर से नहीं पूछ रहा है। उसके अलावा जब आप यहाँ देखिए, फिर न्यायपालिका, संसद और राज्य विधायिका का जो संरचना और ये सब पूरा सिलेबस में आपका है। अब जरा इसके PYQ एनालिसिस पे देखेंगे तो ये पहला टॉपिक है, भारतीय संविधान का अवलोकन, उत्पत्ति, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना। अब इसमें मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा PYQ, लेकिन मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है और किस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट का फायदा उठाना है। यहां देखें क्या है, भारतीय संविधान संशोधन, भारत में संशोधन करने के संसद की स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। आपको पता होगा कि जो उच्चतम न्यायालय तो इसकी समीक्षा संशोधन की कर ही सकता है। साथ में उच्चतम न्यायालय ने जब केशवानंद भारती केस में आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया तो और ज़्यादा उसको समीक्षा की शक्ति मिल गई। तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस बेसिक स्ट्रक्चर दोनों से पूछा गया है। बेसिक स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे पार्ट होगा। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन नंबर नीचे आएंगे, यहाँ देखिए संविधान का 101वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा है। ये आपका 2017 में पूछा है, याद रखिए। 16 में संशोधन हुआ 101वां, और ये 17 में पूछा है सवाल। तो मतलब करेंट से भी है संबंधित, प्लस संविधान संशोधन से भी संबंधित है। अब जब हम इसको क्वेश्चन नंबर मतलब नीचे आए तो नीचे यहाँ देखिए 2017 में पूछा, उसके 6 साल बाद फिर से 101वां संविधान संशोधन का महत्व किस प्रकार से संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है, फिर से सवाल लगभग रिपीट किया है। देखिए 5 साल हुआ था GST का, फिर से रिपीट कर दिया। तो संघवाद जो यह संविधान संशोधन, तो इस पे आपको 5 साल पहले पूछा गया और 5 साल बाद फिर से लगभग सेम चीज रिपीट कर दिया गया। तो PYQ का कितना महत्व है। अगर कोई आदमी 2023 में एग्जाम दे रहा है और 2017 के क्वेश्चन का अच्छे से आंसर तैयार किए हुए, उसको कितना फायदा होगा। जब हम लोग संविधान संशोधन का देख रहे थे तो यहां देखिए संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है, मतलब उस पर सीमा है। इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है क्या संसद। ये भी संशोधन प्लस मूल ढांचा। अगर आपने वो स्टार्टिंग का जो मैंने क्वेश्चन बताया था, स्टार्टिंग का संविधान संशोधन के संबंध में, यहाँ पे अगर इसको आपने तैयार किया है, उच्चतम न्यायालय नियंत्रण करता है, डिटेल में इसको तैयार किया है, तो ये सवाल सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये आधारभूत संरचना यहाँ पे यूज हो रहा है 13 में, 14 में सीधे बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल पूछ दिया है। तो थीम रिपीट होते हैं बड़े स्तर पे। एक बढ़िया आपको और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ।
फंडामेंटल राइट का। अब यहां आए, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार के संबंध में जरा देखिए, आज तक मूल अधिकार आर्टिकल 12 से भाग 3 जो है 12 से शुरू होकर 35 तक है। क्या सब तैयार करना है? जरा देखें क्या पूछता है। तो यहाँ देखा कि आर्टिकल जो आईटी एक्ट के संबंध में सवाल पूछा है, आर्टिकल 19(1)(a) के संबंध में सवाल पूछा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में सवाल पूछा, है ना। और इसी समय आईटी एक्ट के संबंध में जो आपका इसी आसपास एक साल के अंदर जो निर्णय आया था श्रेया सिंगल केस, तो करेंट से जोड़ के पूछा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो आर्टिकल 19 के संबंध में जो विवाद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी देखिए जो घृणा वाक, जो घृणा पैदा करने वाले स्टेटमेंट थे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, उसके सदस्यों द्वारा दिए जा रहे थे। काफ़ी डिबेट डिस्कशन 2014 में इस पे चल रहा था। सवाल पूछा किससे जोड़ा, आर्टिकल 19(1)(a) से जोड़ा है। फिर आगे देखिए कि आप जब थोड़ा नीचे आए, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने विचरण करने की स्वतंत्रता, फिर से आर्टिकल 19(1) है, लेकिन हाँ उसमें डी और ई जोड़ा गया है, ए से संबंधित नहीं है। तो आर्टिकल 19 बार बार रिपीट हो रहा है। जरा आर्टिकल अब आगे अगर विश्लेषण हम लोग करते हैं तो यहाँ देखिए क्या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, दिवाली में पटाखे जलाने, उस समय डिस्कशन इसका खूब चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आए। तो 2015 में पूछा गया, आर्टिकल 21 से संबंधित पूछा गया। 19 के बाद 21 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला साल 17 में फिर से 21 रिपीट किया, निजता का अधिकार, क्योंकि पुट्टा स्वामी केस चर्चा में आया था। उसके बाद जब आगे देखेंगे तो भारत का संविधान अत्यधिक गतिशील है, यहाँ भी जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 पूछ दिया। फिर आगे देखेंगे अगले साल फिर से आर्टिकल 21, वही निजता का अधिकार आपको आर्टिकल 21 पूछ दिया। मतलब 19 और 21 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आर्टिकल 19 और 21 से संबंधित जो विवाद है उसको आपको बढ़िया से करेंट के साथ जोड़ के वैल्यू एडिशन करके खूब विस्तार में एनालिसिस करना है। लेकिन आर्टिकल 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 नहीं पूछा है सवाल। और अभी चर्चा में आर्टिकल 29 और 30 काफ़ी रहा है, जबकि आज तक नहीं पूछा है न्यू पैटर्न में। लेकिन चूंकि बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कारण या एमयू को माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त है कि नहीं उसके संबंध में जो मामला चल रहा है, तो वो कारण से काफ़ी चर्चा आपको तैयार करना है। लेकिन फोकस होना चाहिए आर्टिकल 19 और 21 से संबंधित मामले में। एक चीज़ और बता दूं कि जो ये आप देखिए कि निजता का अधिकार पूछा, और यही चीज़ तो निजता का अधिकार आपको 2017 में पूछा था, पुट्टा स्वामी केस, फिर से रिपीट कर दिया। तो जो व्यक्ति 2017 के निजता के अधिकार को अच्छे से नोट्स बनाए हुए है, वो आपको 24 में भी इसका आंसर लिख देगा। सिलेबस में एक और लास्ट में आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। सिलेबस में साफ साफ क्या लिखा हुआ है पंचायती राज के संबंध में। पंचायती राज के संबंध में सिलेबस में साफ साफ क्या लिखे हुए हैं, जो नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं, स्थानीय निकाय स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। मतलब अब जरा इसको जाइए, यहाँ पे इसका PYQ देखिए, आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान है, आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान है। एक मिनट मुझे दीजिए, आने देते हैं। हाँ, स्थानीय स्वशासन। आप जब इस पे देखोगे लोकल बॉडी पे, स्थानीय स्वशासन पे, तो मालूम चलेगा कि अरे ये तो लगभग क्वेश्चन एक ही जैसा पूछ रहा है। जैसे सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में पंचायतें और समितियां मुक्त राजनीतिक संस्थाएं बनी रही हैं, न कि शासन के प्रभावी उपकरण।
मतलब स्थानीय निकाय क्यों शासन के प्रभावी उपकरण नहीं बने हैं, उनके समक्ष चुनौतियां क्या है, उसके संबंध में पूछा है। जब भी लोकल बॉडी के चुनौतियों में पूछता है तो 3F का कॉन्सेप्ट आता है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, यही आता है बार बार। इसी का डिवोल्यूशन राज्य को करना था, स्थानीय निकाय को हस्तांतरण शक्तियों का, वित्त का, और फंक्शनरीज जो प्रशासनिक उसमें कर्मचारी होते हैं उनको नियुक्त करना, ये सब की शक्ति उसको देना था, वो नहीं दिया है, जिस कारण से बहुत इफेक्टिव वे में काम नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे लगभग वही सवाल है, उसमें चुनौती में आप वही लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो सवाल पूछा गया 2017 में, ये पूछा गया था आपको 15 में, एक साल छोड़ के 17 में सवाल पूछा गया कि भारत में स्थानीय प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। फिर से वही जो ऊपर था कि प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए विचार प्रस्तुत कीजिए। फिर से क्यों नहीं हुई है, उसमें 3F डिटेल में डिस्कस होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप नेक्स्ट आइए, भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायती राज के महत्व को बताना है। विकास परियोजनाओं में वित्तीयन के लिए पंचायत सरकार अनुदानों के अलावा किन स्रोतों की खोज सकती है। तो अनुदान मिलता है लेकिन अभी तक डिवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो एक डिवोल्यूशन हो वित्तीय शक्ति का, साथ में वो अपने विभिन्न माध्यम से खुद भी जो संसाधन है जुटा सकती है, वहाँ से हेल्प हो जाएगा। उसके अलावा आप इसके नीचे ये देखिए, भारत में स्थानीय निकायों के सुदृढ़ता प्रकार, देखिए प्रकार, फंक्शन, कार्यकर्ता कोष, फंड अपनी रचनात्मक प्रक्रियात्मकता की समकालीन अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। वही 3F के संबंध में पूछ रहा है, स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही चुनौती, 3F फिर से आ गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर पर किस सीमा तक परिवर्तित हुआ है। फिर से आंसर में 3F का फोकस पूरा रहेगा। उसके बाद शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में भी वही डिवोल्यूशन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जो सिलेबस में दिया हुआ है मोटा मोटी आप देखिएगा वही सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। तो PYQ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब आप संघवाद में आओगे तो संघवाद में जो करेंट का मुद्दा है उस पर फोकस है, जो करेंट में जो चल रहा है, केंद्र राज्य विवाद चल रहा है, वो सब फोकस में है। तो आपको उसको अच्छे से PYQ एनालिसिस करना है। अब इस डॉक्यूमेंट का कैसे फ़ायदा उठाएंगे, अब इस डॉक्यूमेंट का कैसे फ़ायदा उठाएंगे उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं। तो आप जो एक सारणी है कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस चीज़ पे फोकस कितना करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, प्रस्तावना है, उससे मात्र आज तक वो भी सिंपल सवाल पूछा है, एक सवाल, पिछले 10 वर्षों में मात्र एक सवाल पूछा है। नागरिकता से संबंधित इतना विवाद हुआ, CA, NRC और ये सब, एक सवाल नहीं पूछा है, तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है ना। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे मौलिक अधिकार, इससे लगभग एक सवाल रहता ही है एवरेज, इससे एक सवाल रहता ही है, खासकर संविधान संशोधन और इस सब से संबंधित। उसी प्रकार से आपको संघवाद से संबंधित लगभग एक सवाल रहता ही है, स्थानीय निकाय से संबंधित एक सवाल रहता ही है, शक्ति का पृथक्करण से संबंधित कम सवाल रहे हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि मुझे फोकस कहाँ पे करना है ना। अब जब आप इसको आगे, इसका विजन IAS के कुछ इनपुट्स हैं, तो उसको अगर आप देखिएगा तो इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार ये सब पे, संविधान का अवलोकन, इस सब पे फोकस है, लेकिन इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा है। आपको विश्लेषण करना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना है, सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न निर्णय आए हैं उस पर फोकस करना है। चाहे संघवाद हो या फिर मौलिक अधिकार हो, चाहे और भी कोई टॉपिक हो, सब में आपको करेंट अपडेट चाहिए। तो आप इस डॉक्यूमेंट का, इसको पढ़िएगा जरूर, है ना। ये विजन IAS का एनालिसिस है, इससे आपको समझ में आएगा कि भाई रचना नहीं है। अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ के रट के चला गया, उससे आंसर नहीं लिखा जाएगा। आपको इसको
विश्लेषण करना है। तो जैसे कि इसमें अगर जाते हैं हम लोग, आपको मैं समझाना चाहता हूँ एक दो एग्जाम्पल से कि कैसे इसका फ़ायदा उठाना है। तो जैसे कि फंडामेंटल राइट से संबंधित पेज नंबर 59 पे जाते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें स्टैटिक कंटेंट भी बहुत है, तो ऐसा नहीं कि अब मौलिक अधिकार क्या है क्या नहीं है, इस बार अगर मेंस दे रहे हो तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपडेट है, जो वैल्यू एडिशन है, बॉक्स में रहता है इन जनरल, उस पर आपको फोकस करना है। तो पेज नंबर 59। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि 15-16 ये सब नहीं पूछा है ज़्यादा, तो अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं तो अभी लास्ट टाइम पे उसको छोड़ सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 यहाँ से शुरू है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, बेसिक कंटेंट को छोड़ सकते हो, इस पे आ सकते हो जो आपका बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें विभिन्न केस क्या हैं, उस प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में उस केस का नोट्स बना सकते हो ताकि यूज आ पाए, आपके वैल्यू एडिशन हो पाए, आपके आंसर में यूज हो पाए। हेट स्पीच के संबंध में ये आपको अलग से कंटेंट दिया गया है बॉक्स में। इसके संबंध में क्या निर्णय आया है हेट स्पीच के संबंध में। इंदिरा जयसिंह बनाम बनाम राजस्थान 2023 का केस है, तो ये सब आपको नोट्स में शामिल करने की आवश्यकता है। पुस्तक और फिल्म पे प्रतिबंध, अभी तक सवाल नहीं आया, लेकिन जो सेंसर बोर्ड पे बार बार आरोप लगता रहा है, तो इसलिए ये भी चर्चा में रहता है, हर साल चर्चा में रहता है। तो इसके भी जो भी कंटेंट है उसके नोट्स आपको बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, है ना, अपने नोट्स को अपडेट करना है। देखिए, तो आजकल मानहानि का मुद्दा है ना, तो आपको आर्टिकल 19 को डिटेल में करना है। इंटरनेट पे प्रतिबंध, अनुराधा भसीन बनाम भारत संवाद हमेशा चर्चा में रहता है, कहीं ना कहीं भारत में इंटरनेट पे प्रतिबंध लगता रहता है, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके संबंधित अन्य मुद्दे तो आर्टिकल 19 को आप डिटेल में तैयार करोगे। अब देखिए आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 इसमें है भी नहीं क्योंकि वो कभी पूछा नहीं है सवाल। अब 21 पे आपको डिटेल में करना है क्योंकि बार बार पूछा है और निजता का अधिकार बार बार पूछा है, तो उससे संबंधित पूरा तैयार कीजिए। अगर बेसिक अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो इसको जरूर पढ़ सकते हैं, है ना। और जो आपको निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी निर्णय, इससे अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये सवाल ना भी पूछे तो आपका कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। पर्सनालिटी राइट्स पिछले साल चर्चा में था, तो आर्टिकल 21 से संबंधित है, उसको आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, संघवाद काफी चर्चा में रहता है, हर साल एक सवाल मिनिमम है, 2 सवाल भी पूछ सकता है पॉलिटी में। बहुत बार संविधान संशोधन में संघवाद को रिलेट करता है, जीएसटी के संबंध में संघवाद को रिलेट करता है। तो हमें पता है कि संघवाद के को हमको वैल्यू एडिशन करना है, तो हम डायरेक्ट वहीं जाएंगे। संघवाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वहीं जाएंगे। संघवाद जो चैप्टर है आपका 225 पेज नंबर, ये आपका पूरा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे हैं, विधायी संबंध से संबंधित मुद्दे हैं। टेबल फॉर्म में बड़े अच्छे से आपको लिस्ट बना के ये दिया गया है, राज्य सूची पे ये कानून बना सकता है। इस संबंध में क्या क्या अनुशंसाएं हैं वो भी साथ में है, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, है ना। और इसमें विभिन्न बड़े बड़े संविधानविद जैसे डीडी बसु, उनका स्टेटमेंट देके आप निष्कर्ष भी लिख सकते हो। तो इसीलिए वो सब एक जगह आपको कंटेंट संघवाद का आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से समवर्ती सूची, है ना, आप जब जाएंगे, इस पर चर्चा में भी है संघवाद, क्योंकि तमिलनाडु वर्सेज तमिलनाडु राज्य का राज्यपाल केस जो आया, तो उसमें भी आपको विधायी संबंध को लेकर काफी चर्चा में है ना। तो संघवाद को काफी डिटेल में आपको तैयार करना है। उसके बाद स्थानीय शासन हर साल जो सवाल पूछता है और एक ही तरह का सवाल पूछता है, जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जो 3F मैंने कहा,
तो क्यों ना यहाँ से हम वो किस प्रकार से हस्तांतरण हो, उसकी अनुशंसाएं, ये सब पॉइंट्स हम तैयार कर लें। एक से एक केस स्टडी वित्त का हस्तांतरण से संबंधित है ना, वित्त को जारी विलंब, धनराशि की बंधी हुई प्रकृति, पूरा सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे चीज, हाँ 15वां वित्त आयोग की क्या क्या अनुशंसाएं हैं, वो सारा चीज आपका एक साथ दिया हुआ है। तो मेरे अनुसार कि अगर आप बैठते हो और PYQ 1 घंटे में एनालिसिस कर लोगे, 1 घंटे में आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें कौन कौन डायमेंशन पे हमको नोट्स का वैल्यू एडिशन करना है। सीधे इंडेक्स देखा, पेज नंबर देखा, वहाँ गए, एक सरसरी निगाहों से देखा और उसके बाद वैल्यू एडिशन किया। 5 घंटे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट का वैल्यू एडिशन हो जाएगा, मात्र 5 घंटे में। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है सभी टॉपर्स यूज करते हैं। आप टॉपर्स टॉक सुनिए, हर जगह वैल्यू एडिशन मटेरियल, वैल्यू एडिशन मटेरियल, तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो इसको बढ़िया से कीजिए। और पॉलिटी में जब पॉलिटी आपका तैयार होता है तो कॉन्फिडेंस भी आपका एग्जाम के प्रति ज़्यादा बढ़ता है। तो इसको आप तैयार कीजिए। और यहाँ तक कि मेंस 365 में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ से भी अपने शॉर्ट नोट्स में वैल्यू एडिशन कीजिए और हाथ से जरूर लिखिएगा, चाहे रफ में ही क्यों ना लिखे, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यही आशा करता हूँ कि इस बार आप सिलेक्ट हों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।